बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को स्वागत है आपके चैनल पे जिसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स और मेरा नाम है मनीष गौतम। लास्ट लेक्चर में हमने 12th में किया था कूलॉम्स लॉ और उसके हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसके ऊपर और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 12th क्लास के आरबीसी बुक में नहीं है। मीन्स हम अलग अलग टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये कितना यूजफुल है हमारे IIT नीट के एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो हम कुछ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी बात की बात करते हैं। तो एक प्रिंसिपल आता है जिसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बड़ा आसान टॉपिक है। अब टॉपिक है क्या वो समझो। इसका मतलब होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब सर होता क्या है, कूलॉम ने कहा कि दो चार्ज हैं और दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। मीन्स टू चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। लेकिन जब बाद में एक पर्सन आया और उसने कहा कि मान लो दो चार्ज ना हो, तीन चार्ज हो, जैसे कलम ने किया था ना, स्क्वायर में चार चार्ज थे, ट्रायंगल में तीन थे, एक लाइन पे 4-5 चार्ज हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो बाद में एक बात है कि अगर दो चार्ज ना हो कि तीन चार्ज हो या चार हो या मोर देन 4 हो तो कैसे निकालेंगे। मीन्स उस कंडीशन में फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे। तब एक प्रिंसिपल आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसने क्या कहा, ये नियम कहता है कि यदि किसी सिस्टम में, सिस्टम मतलब निकाय, सर डिफो क्या होता है, एक सिस्टम में जहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ों को कि यहाँ ये घटना होती है और ये घटना नहीं होती। तो एक सिस्टम में मान लो बहुत से चार्ज हैं, ठीक, और वो सारे चार्ज मिलके एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जो टोटल फोर्स उस सिस्टम के लिए होगा, उस सिस्टम के लिए जो टोटल फोर्स होगा वो उन सारे चार्जेस के द्वारा, मीन्स ऑल द चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज, तो जो टोटल फोर्स होगा उन सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होगा या कहें कि वेक्टर सम होगा। ठीक, जैसे मैंने कहा सर मान लेते हैं कि सिस्टम है, इस सिस्टम में ये तो है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इस एक्सिस की बात करते हैं सर, यहाँ पे एक चार्ज है Q मान लेते हैं, ठीक है, या Q1 मान लेते हैं। दिस इज द चार्ज Q1, दिस इज द चार्ज Q2, दिस इज द चार्ज Q3 एंड दिस इज द चार्ज Q4। हम बाद में मानेंगे द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजन क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। पोजिशन वेक्टर मीन्स, पोजिशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश, जिसे हम बोलते हैं स्थिति सदिश। सर वो क्या होता है, आप बात करते हैं 10th क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। और वहाँ क्या कहते हैं सर, दो एक्सिस हैं एक्स और वाई एंड बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर। तो उस सिस्टम में कोई पार्टिकल कहाँ है ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट्स, जिसे हम बोलते हैं निर्देशांक। तो किसी भी पार्टिकल की एक सिस्टम में पोजीशन डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं सर, 2 डायमेंशन है देन एक्स एंड वाई, एंड अगर 3 डायमेंशन है तो बोलते हैं एक्स वाई एंड जेड। मैंने कहा सर मान लेते हैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। 10th तक हम बात करते हैं स्केलर की, मीन्स 10th तक हम वेक्टर की कोई बात नहीं करते, वेक्टर कुछ होता भी है। लेंथ में आके हमारा लेवल बढ़ जाता है, मीन्स हम बड़े हो जाते हैं और हम बात करते हैं वेक्टर की। तो अगर किसी स्केलर को वेक्टर बनाना होता है तो हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। अब अगर इस पोजीशन को किसी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स इफ वी वांट रिप्रेजेंट दिस कोऑर्डिनेट इन पोजीशन वेक्टर और इन वेक्टर फॉर्म, देन हम यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। इफ वी वांट टू डिनोट दिस पॉइंट इन ए वेक्टर फॉर्म, देन वी विल यूज पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे सर, मान लेते हैं सर ये ऑरिजन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P को हम बोलते हैं R। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, R वेक्टर मीन्स फ्रॉम O to P। तो क्या लिखेंगे सर, R वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर मीन्स फ्रॉम O to P।
वेक्टर में ये पीछे होता है टेल और ये होता है हेड, इसको बोलते हैं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो उस वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा उस अक्षर को थोड़ा डार्क कर दो इस तरह से, या ऐसा नहीं करना चाहते तो उस वर्ड के ऊपर एक वेक्टर लगा दो। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। क्या लिखेंगे इसको? सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। एंड के कैप यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। सर क्या काम आता है? किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए हम काम करते हैं यूनिट वेक्टर का। क्लियर? मेरी बात समझ में आई थी सर? अब यहाँ की बात करते हैं तो सर ये हो गया आर वेक्टर। तो एज इट इज इसी बेसिस पे हमने कहा सर एक Q2 चार्ज है जो किसी पॉइंट पे है और मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। Q1 का क्या होगा? R1 वेक्टर। Q3 का क्या होगा? R3 वेक्टर। और Q4 का क्या होगा? R4 वेक्टर। अब सर सारे चार्जेस की बात करते हैं तो सारे चार्ज अगर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे मैं आपसे कहूँ सर ये मान लो 3 चार्ज लेते हैं, इसको मैं कहता हूँ Q1, इसको कहता हूँ Q1, इसे कहता हूँ Q2 और इसे कहता हूँ Q3। सर पहले हमने कहा सर Q1 अप्लाई करेगा फोर्स, Q2 अप्लाई करेगा Q1 पे, तो Q1 अप्लाई करेगा Q2 पे। सर इसको मान लेते हैं टोटल फोर्स, इसका जो टोटल फोर्स जीरो हो गया। सर Q1 अप्लाई करेगा Q3 पे और Q3 अप्लाई करेगा Q1 पे, तो ये फोर्स भी क्या हो गया? जीरो। सर Q2 अप्लाई फोर्स ऑन Q3 एंड Q3 अप्लाई फोर्स ऑन Q2, तो ये टोटल फोर्स भी क्या हो गया? जीरो। तो इस सिस्टम की बात करते हैं, मान लो ये पूरा पार्ट एक सिस्टम में है, तो इस सिस्टम का टोटल जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसा नहीं होगा। जब हम बात करते हैं दैट एक सिस्टम में मोर देन 2 चार्जेस हों या मोर देन 3 चार्जेस हैं, तो टोटल जो फोर्स है देन टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड बाय ऑल चार्जेस इन ए सिंगल चार्ज। मीन्स किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हैं, तो उस निकाय का कुल बल सभी आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगाए गए बल के योग के बराबर होगा या लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे सर? टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑफ सिस्टम इक्वल टू वेक्टर सम of all forces applied by charges on a single charge, on a देखिए एक बार नोट कीजिए। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो सर मैं टोटल निकाल दूँ? टोटल निकाल दूँ तो ठीक है। पहले हम बात करते हैं Q2 अप्लाई फोर्स ऑन Q1, तो क्या लिखूंगा मैं? फोर्स अप्लाई ऑन 1 बाय 2 F21। Q3 अप्लाई फोर्स ऑन Q1, तो ठीक है सर ये हो गया F13 वेक्टर। एंड Q4 अप्लाई फोर्स ऑन Q1, तो ये क्या हो गया? F14 वेक्टर। इसका टोटल फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स ऑफ सिस्टम इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। अब इसकी बात करते हैं, F वेक्टर की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के। अगर हमने कहा सर 3 बार हैं तो F वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। एंड थर्ड है F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैंने कहा फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2, तो यहाँ हो जाएगा R12 और यहाँ R12। फोर्स ऑन 1 बाय 3 तो R13 R13। फोर्स ऑन 1 बाय 4 तो 1 बाय 4।
अब टोटल की बात करें सर, एफ वेक्टर के Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 क्या प्लस के Q1 सॉरी यहाँ आएगा 13 यहाँ तो के Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 है और के Q1 Q4 R14 स्क्वायर R14 इसे लिखना है, शॉर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे सर, एफ वेक्टर इक्वल टू सिग्मा के QI QJ, अच्छा इसको 1 कर लो, के Q1 QJ अपॉन R1 J स्क्वायर R1 J के। रीजन ये है वन सब में सेम है तो वेरी नहीं कर रहा। और क्या लिखेंगे सर, J इक्वल टू 1 to 4, चलो J इक्वल टू 2 to 4। और सर n चार्ज हो तो क्या होगा, अगर n चार्ज है तो क्या जाएगा कि J इक्वल टू 2 to n। तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू टू के नोट्स बनाइए अपने हाथ से। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अगला, हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए अच्छा टॉपिक है, 12th बोर्ड में पूछता है आपसे 2 मार्क्स में। इसका हिंदी बोलते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। मीन्स कूलॉम का जो बल है, जो फॉर्मूला है, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे हम, तो उसे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हम यूज करते हैं टॉपिक। अच्छा है क्या सर, मान लेते हैं कि 2 चार्जेस सिस्टम में, कंसीडर 2 चार्जेस Q1 Q2 इन ए सिस्टम प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। इन चार्जेस का विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं कहता हूं सर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। Q1 अप्लाई फोर्स ऑन Q2, तो इसे मैं कहता हूं यहाँ पे सर डायरेक्शन लगाऊंगी इस तरह, तो F2। Q2 अप्लाई फोर्स ऑन Q1 कहाँ होगा सर F1। इसे मैंने कहा y एक्सिस, इसे कहा ओरिजिन और इसे कहा x एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये जो बीच में है A से B, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स विस्थापन सदिश। अब सर वो क्या होता है, चलिए विस्थापन क्या है, 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी कहलाती है विस्थापन। 2 बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी कहलाती है विस्थापन। और उस डिस्प्लेसमेंट को, मीन्स विस्थापन को वेक्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे समझाता हूँ, मान लेते हैं बस 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट B। The coordinate of point A is x1, y1 and z1 and coordinate of point B is x2, y2 and z। ठीक है सर, ये एक सिस्टम है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन सिस्टम, 3 डायमेंशन सिस्टम। और सर ये पॉइंट A मान लेते हैं और ये पॉइंट B मान लेते हैं। हम उससे पूछेंगे सर ठीक है ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है और ये R वेक्टर है। सर इस R1 वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, O2 में, R2 की O2B। तो इस R की या तो होगी A to B। अच्छा, डिपेंड करता है कि इनिशियल क्या है। अगर मैंने कहा इनिशियल ये है और फाइनल B है तो होगी A to B। अगर मैंने कहा इनिशियल B है और फाइनल A है तो हो जाएगा B to A। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कहता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, फाइनल तो है B वेक्टर
माइनस ए वेक्टर और इसको हम लिखते हैं ए बी वेक्टर। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, बी को, बी क्या मेरे लिए पोजीशन वेक्टर है, तो सर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इक्वल टू r2 1 वेक्टर। ये r वेक्टर ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कैसा आया, चलो ऐसे ना लेके अगर इसको मैं ये कहूँ कि मान लो आप स्टार्ट हुए ओ से, पहले आप गए ओ से ए पे, फिर ए से गए बी पे, फिर वापस बी से कहाँ पे आ गए, ओ पे। अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। सर रीजन, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका रीजन ये है कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है वही क्या है इसका फाइनल पॉइंट। अच्छा क्या लिखिए इसको वेक्टर फॉर्म में, ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड बी ओ वेक्टर। क्लियर, अब आगे सर ओ ए वेक्टर ठीक है, ए बी भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो ओ बी वेक्टर है, आपने तो बी ओ वेक्टर कर दिया। अरे तो कोई बात नहीं, ऐसी क्या दिक्कत है, ए बी वेक्टर को हम बी ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन आगे का आ जाएगा नेगेटिव। सर क्यों आएगा, इसलिए आएगा कि यहाँ डायरेक्शन ए से बी है, जबकि यहाँ बी से ए है। अगर हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो एक नेगेटिव आ जाता है, तो क्या लिखेंगे सर, ओ बी वेक्टर बराबर जीरो। अच्छा सर ओ ए क्या है, आर बी वेक्टर, ए बी क्या है, आर वेक्टर, और ये क्या है, आर टू। तो मुझे अगर आर निकालना है तो सर आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा प्लस में, ये आएगा माइनस में, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। क्लियर, चलो ये सारी बात हमने कर ली। कुछ समस्या है तो कहिए, और नहीं है तो हम चलते हैं आगे। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, चले आगे। किसी को खबर कौन है वो, यहाँ की बात करते हैं। तो कुलाम की बात करते हैं तो कुलाम अंकल ने कहा था, जैसा कि कुलाम भाई साहब ने कहा था कि एफ वेक्टर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर के। अब अगर मैं बात करता हूँ F12 की तो सर F12, और बात करता हूँ F21 की तो F21 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर के। अच्छा यहाँ 12 है तो सर यहाँ 12 और यहाँ 12, यहाँ 21 है तो यहाँ 21। अच्छा एक जो इशू है वो ये है कि कई बुक्स में इसको उल्टा कर रखा है, कई बुक्स में यहाँ 12 जगह 21 का रखा है और यहाँ 2 जगह 12 का रखा है। मीन्स अगर यहाँ 12 है ना तो यहाँ 21 डाल रखा है, और यहाँ 21 है तो यहाँ 12 डाल रखा है। हम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग, हम फॉलो कर रहे हैं आरबीएससी बुक को, तो मैंने ये लिखा है। अगर हम कंफ्यूज होते मीन्स अगर हम किसी और चीज़ की बात करते तो हम उसको और चीज़ कहते, बट हम आरबीएससी बुक की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे R12। अब इसी के लिखेंगे आर कैप की बात करते हैं तो आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर या आर वेक्टर अपॉन आर। तो अगर किसी फॉर्मूले में कैप आता है मीन्स इस वाले फॉर्मूले में, तो नीचे आर स्क्वायर ही रहेगा, गलती मत कीजिएगा। लेकिन अगर वेक्टर आता है ना तो नीचे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, अगर मैंने कहा कि R12 तो R12 वेक्टर, R12 मॉड वेक्टर और यहाँ R12, तो क्या हो गया R12 क्यूब और R12 वेक्टर। अच्छा से ये क्या होता है, R12 वेक्टर की बात करते हैं तो F12 क्या था, F12 था फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। कौन अप्लाई कर रहा है, Q2। किस पे अप्लाई कर रहा है, Q1 पर। मीन्स फोर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से, खत्म कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो सर ये जो है पोजीशन वेक्टर किसके लिए, F12 के लिए जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, R12 वेक्टर। फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2, मतलब स्टार्ट हुआ यहाँ से,
मतलब मैंने कहा मैं हूँ Q2 और सामने है Q1, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया Q1 पे, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, मुझसे 2 से, और खत्म कहाँ हुआ, R1 पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स R1 वेक्टर माइनस R2। अच्छा ये चेंज हो सकता है, अगर मैं कहूँ कि ये फोर्स एट्रैक्शन होगा ना तो रिवर्स हो जाएगा, तो R12 हो जाएगा R2 माइनस R1। F21 वेक्टर की बात करूँ तो K Q1 Q2 और क्या लिखूंगा, R21 यहाँ स्क्वायर है और यहाँ कैप है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ R21 वेक्टर तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q। अच्छा इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर, मॉड ऑफ R21 निकालो चाहे मॉड ऑफ R12 निकालो, ये दोनों ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं, मीन्स परिमाण है, और दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। तो बच जाएगा ये वाला, हाँ ये लग गया। तो अगर मैं लिखूँ सर R12 वेक्टर को लिखा मैंने R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, अगर मैं ऐसे नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सर ये किसके इक्वल है, ये है R21 वेक्टर के इक्वल, तो क्या लिखेंगे सर, माइनस R21 वेक्टर। अच्छा कैप में क्या लिखेंगे इसको, अगर मैं बात करूँ यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो लिखेंगे R12 कैप माइनस R21 कैप। इस वाली चीज को यहाँ अप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो क्या लिखेंगे सर, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मीन्स विस्थापन सदिश का परिमाण। बच क्या गया, ये R12 क्या है सर, माइनस R21 क्या है, उसको मैं सर F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, मीन्स मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल तो है, मीन्स दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स तो इक्वल अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट का, बट डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट करेंगे। मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन बेस्ड ट्राइंगल के बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, और क्या बोलते हैं इसको, एसएचएम बेस्ड करेंगे, तो हम पहले बोल चुके हैं, तो उसको कोशिश करते हैं अलग अलग। जैसे क्वेश्चन होते हैं ट्राइंगल बेस्ड का, कि ठीक है सर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके पास हर एक के पास चार्ज प्लस Q है, तो आपको निकालना क्या है, अच्छा साइड ऑफ ट्राइंगल जो है वो है A। फाइंड फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। अरे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्या है, कलम कर चुके हैं काफी। अगर मैं कहूँ कि सर इस चार्ज पे दोनों चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्शन। सर डायरेक्शन क्या है फोर्स की, दोनों पॉजिटिव है मीन्स ये चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या करेगा, ये चार्ज इस वाले चार्ज पे एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा। ऐसे ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये चार्ज इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की, कि एक सिंगल चार्ज पे मोर देन 2 चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे मैं कहता हूँ F1 वेक्टर और इसे मैं कहता हूँ F2। क्लियर। अच्छा ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम, मीन्स सर F1 वेक्टर की जो वैल्यू है वही F2 वेक्टर की वैल्यू है, तो इक्वल हो गया। तो सर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, if two forces at an angle theta then net force equal to root F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta। रिजल्टेंट कहाँ होगा, बीच होगी, ये F है। सर थीटा कितना है, थीटा है 60, अगर 60 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा F1 F2 बराबर है ना, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 मल्टीप्लाई F1 मल्टीप्लाई 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर, तो कितनी बार हो गया 3F1 स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा √3F1। अच्छा वैल्यू क्या होगी फोर्स की, K Q1 Q2 अपॉन A²। तो नेट फोर्स क्या हो गया √3KQ²/A²। क्लियर, नोट किया। फिर एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छा सा, जो कि बेस्ड है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि सर चार्ज Q1 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट A2,1 एंड चार्ज Q2 -5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट B -2,4। फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मीन्स अगर हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, तो ठीक है सर, इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये 2 हो गया +x, ये -x, ये +5 और ये -1। अच्छा ये कहाँ पे है, Q1 2 1 पे, तो 1 2 1। तो सर ये जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया 2,1 एट पॉइंट A, और यहाँ जो चार्ज है वो क्या है Q। दूसरा कहाँ है -2,4। -2 का मतलब है, तो x तो है -2 और b कितना है, y कितना है 1 2 3 4। मीन्स जो दूसरा चार्ज है कहाँ पे रखा हुआ है इस तरह। तो Q2 ये पॉइंट है B और ये है -2,4। तो हमें निकालना है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। मीन्स इसने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1। अच्छा F21 की बात करते हैं, हमने क्या बात की थी सर, F21 वेक्टर की बात करते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे क्या आएगा R क्या है, लेकिन यहाँ हम कहते हैं R21 और यहाँ R21। क्लियर, बट यहाँ फर्क है, फर्क ये है कि सर ये चार्ज तो है पॉजिटिव और ये चार्ज है नेगेटिव, तो फोर्स कौन सा होगा, फोर्स होगा अट्रैक्शन। ये फोर्स अगर अट्रैक्शन है तो अगर यहाँ पे Q1 है और वहाँ Q2 है, तो अगर ये Q1 अप्लाई करेगा Q2 पे, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी Q1 की तरफ, मीन्स टुवर्ड टू Q1, फ्रॉम Q2 टू Q1। अगर मैंने कहा सर फोर्स डायरेक्शन की बात करते हैं, देन फोर्स कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम Q2 टू Q1। तो यहाँ पे R21 ना के क्या रहेगा R12 और R1। अच्छा कह पा गया ना, अगर मुझे इसके वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो K Q1 Q2 अपॉन R12 Q और R12 वेक्टर। सही ये क्यों लिया, रीजन ये है कि फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है Q1, बट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है B to A। तो इस फोर्स के लिए इनिशियल क्या हो गया और फाइनल क्या हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये बुक का ही क्वेश्चन, आपके आरबीसी बुक का अच्छा क्वेश्चन निकलवा सकते हैं। अच्छा Q1 Q2 पता है हमें, Q2 पता है, K पता है, अब बच गया R। तो अगर मैंने कहा R12 वेक्टर तो क्या लिखूंगा R1 माइनस R2 वेक्टर। अच्छा R1 क्या लिखेंगे अपन सर 2i प्लस g माइनस R2 मीन्स ये वाला पार्ट माइनस 2i प्लस 4j। तो क्या लिखेंगे 2i प्लस j माइनस माइनस प्लस 2i प्लस माइनस माइनस 4j। तो 2 प्लस 2 4i 1 माइनस 4 माइनस 3j क्या हो जाएगा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर क्या लिखूंगा सर रूट, इसको अगर मैं x मानता हूँ इसको y मानता हूँ विथ साइन, तो x² प्लस y² मीन्स 4² प्लस माइनस 3², 4 तो हो जाएगा 9, सॉरी 4 हो जाएगा 6 माइनस 3 9, 25 क्या हो जाएगा 5। तो अगर मैं वैल्यू करूँ यहाँ पे तो सर F21 वेक्टर 9 10 to the power 9, Q1 है 2 10 to the power minus 6, Q2 minus 5 10 to the power minus 6, तो निकाल देते हैं। और
नीचे है 5। अच्छा r12 की वैल्यू है 5, लेकिन यहाँ क्यूब है तो 5 होल क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा r12 वेक्टर कितना है 4i कैप माइनस 3j कैप। सॉल्व करेंगे सर, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बचेगा 9 मल्टीप्लाई 2 18, 5 स्क्वायर कितना बचेगा 25। अच्छा यहाँ कितना बचेगा देखो 10 टू द पावर -6 और -6 -12, 9 प्लस में है ना, तो 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 -3, तो सर 10 टू द पावर -3 और क्या बचेगा 4i कैप -3j कैप। तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का क्या करो, मान लो कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है, छोड़ देते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो क्या होगा 4 टाइम्स इस 2 0 को आप ऊपर लेके जाओ। अगर ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू द पावर 2 है ना, अभी क्या है 10 टू द पावर 2, ऊपर जाके 10 टू द पावर -2, ऊपर जाके 10 टू द पावर -2, तो सर F21 वेक्टर 18 मल्टीप्लाई 4 तो जाएगा 72, माइनस आएगा ना 72, और -3 -2 10 टू द पावर -5, और यहाँ हो जाएगा 4i कैप -3j कैप। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 72 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 दिस न्यूटन। नेचर क्या हो गया अट्रैक्शन नेचर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इक्विलिब्रियम टाइप में, मीन्स जैसे हम बात की ट्रायंगल में, स्क्वायर में कि सर स्क्वायर में ऐसा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मीन्स टोटल फोर्स। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बात करते हैं कि सर दो चार्जेस हैं, समझ मेरी बात को, उन अपोजिट है या सेम नेचर है, वो बात की बात करेंगे हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन। अब से हम बात करें इसे, मान लो कि ये लाइन है, इस लाइन का एक पॉइंट तो है ए और एक पॉइंट है बी। इस ए पर तो है Q1 चार्ज और बी पे है Q2 चार्ज। कंसेप्ट है, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझ के धमाका अच्छा होगा इसका, मीन्स इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। क्लियर। फील ले जाओ, फील आना चाहिए। ठीक सर, ये दो चार्ज है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है r, वैल्यू ठीक है। ये दोनों चार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन नहीं आया कि सर जब तीसरा चार्ज मैं कहीं यहाँ पे रखूँ और ऐसे रखूँ कि दोनों चार्ज क्या है साम्य अवस्था में आ जाए, या कहो कि बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाए, या कहो कि इक्विलिब्रियम अवस्था में आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, तो उस चार्ज को मैं कहाँ रखूँ कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम हो जाए। मीन्स मान लेते हैं कि सर बीच में एक पॉइंट सी है और एक चार्ज Q को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, आपको वैल्यू देगा Q1 की Q2 की, तो ये पूछेगा कि इस चार्ज Q को मैं कहाँ रखूँ कि सिस्टम जो बन रहा है वो क्या जाए इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। ये बात समझे, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब सर यहाँ क्वेश्चन दो बनते हैं कि सर ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हों तो क्या होंगे, और ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हों तो क्या होंगे। चलो पहले हम बात करते हैं सेम नेचर। सर अगर ये सेम नेचर के हैं, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं और ये भी पॉजिटिव है तो सर ठीक है, ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस पर, तो फोर्स कहाँ अप्लाई करेगा इस तरफ। ऐसे ही ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस पर, किस तरफ, एक कंडीशन ये। अच्छा हो सकता है कि क्या ये चार्ज बीच में ही आए, क्या ये जरूरी है कि ये चार्ज बीच में ही आए, क्या ये चार्ज इस लाइन के बाहर नहीं आ सकता,
क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस लाइन के बाहर नहीं आ सकता क्या? देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो सर ठीक है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, इसको मैं कहता हूँ ई, और एक पॉइंट यहाँ हमने इस तरफ से मैंने कह दिया डी। ठीक है सर। अगर मैंने कहा मान लो सर ये चार्ज इस जगह आ जाए, अब इस चार्ज के मान, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम। ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये किस नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का। तो ये अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो डायरेक्शन कहाँ होगी? धक्का ही तो मारेगा, खींचेगा सर, तो धक्का मारेगा। अच्छा ये चार्ज भी, अब ये चार्ज ही मान रहा है, ये चार्ज भी इससे फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे, और हम ये जानते हैं कि जब दो चार्जेस के पास से कोई तीसरा चार्ज आ जाता है तो वो उस फोर्स को इफेक्ट नहीं करता, वो फोर्स जितना है उतना ही रहता है। तो मैंने कहा सर यहाँ से इस पे फोर्स अप्लाई हुआ तो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा? जब दोनों ही फोर्स एक डायरेक्शन में है तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। सर मैंने कहा सामने एक आदमी है और यहाँ पे दो आदमी है, मैंने धक्का मारा, उसने भी धक्का मारा, और दोनों ने फोर्स एक जगह अप्लाई किया। अब मैं चाहूँ कि वो बंदा जहाँ पे है, मीन्स वो पर्सन जहाँ पे है वो खड़ा रहे सॉरी, कैसे पॉसिबल है? नहीं है। अब सर अगर मैं चार्ज को यहाँ मानूँ इस जगह पे, तो अब अगर यहाँ आ जाता है मीन्स ये चार्ज अब इस जगह आ गया, पहले वहाँ सब यहाँ। ठीक है सर, वापस से वही, ये चार्ज अगर इस पर फोर्स अप्लाई करें तो कहाँ आएगा? आउट पर। ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करें तो कहाँ आएगा? मीन्स इन दोनों ही कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। यहाँ पॉसिबल है, रीजन जितना फोर्स ये अप्लाई करेगा उतना ही अगर ये अप्लाई कर दे तो पॉसिबल है। अच्छा ये कंडीशन हो रहा है सर, दोनों अमाउंट चार्ज सेम है, मीन्स Q1 दोनों और Q2 दोनों सेम है, Q तो है ये। अब आप फोर्स की बात करें तो एक तो क्या हो जाएगा सर, KQ1Q अपॉन R स्क्वायर, दूसरा KQ2Q अपॉन R स्क्वायर। इसको हम x मान लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं x1, इसको x2। ठीक है सर, ये x1 ये x2। अब मुझसे तो कहे कि सर दोनों इन चार्ज की वैल्यू सेम है, तो बताओ अब ये चार्ज किस जगह पे होगा? इसके पास होगा, इससे दूर होगा, या बीच में होगा? ठीक। दूसरी कंडीशन, इस लाइन के कहीं बीच में होगा या कहीं बाहर होगा? तो ये तो फिक्स है कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं और ये खुद पॉजिटिव है तो पक्की बात ये चार्ज बीच में ही कहीं होगा। क्यों? अगर ये चार्ज बाहर चला गया तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, वो हम बात कर चुके हैं। रीजन, दोनों फोर्स मीन्स दोनों चार्ज एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो अगर मैं इसको सेम कर दूं तो Q1 Q2 सेम हो गए, ये पार्ट कैंसिल, तो x1 इक्वल टू क्या हो गया? x2। मतलब ये चार्ज कहाँ आएगा? बीचों बीच आएगा। तो अगर ये R है तो ये R/2 और ये R/2। क्लियर? लेकिन अगर ये सेम नहीं हो तो चलो उसको हटाते हैं, तो क्या होगा सर? अगर ये दोनों सेम ना हो तो क्या होगा? तो वो निकाल लेते हैं हम, डायरेक्ट करते हैं फॉर्मूला, क्योंकि नीट में IIT में हर बार ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार फॉर्मूला निकालो। मैं तरीका बताता हूँ आपको, 12th बोर्ड पूरा ही करना है, बट हम जब बात करते हैं नीट के और JEE की तो हमें वहाँ टाइम बचाना होता है। ठीक है, तो उसकी बात तो ठीक है सर, मान लेता हूँ कि ये चार्ज इससे x डिस्टेंस का है, और ये चार्ज अगर ये x है और ये पूरा r है तो ये क्या हो जाएगा? r माइनस x। अब फोर्स की बात करते हैं कि ठीक है सर, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर और वो फोर्स क्या है? F1। ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर तो वो फोर्स क्या है? F2। इक्विलिब्रियम के लिए इस सिस्टम की इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था के लिए जरूरी है कि दोनों ही फोर्स क्या हो? बराबर हो। मीन्स मैंने कहा मान लो बीच में एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वहाँ पे एक आदमी है, मैंने उसे बल लगाया, इसने बल लगाया, और मैं चाहता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं रहे। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है कि जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स लगाए सामने वाला। तो ठीक है सर, F1 इक्वल टू F2। तो सर क्या लिखेंगे इसको? F1 को KQ1Q, ये डिस्टेंस कितनी है? अच्छा, ये अप्लाई कर रहा है इस पे तो क्या आएगा? x²। इसको मैं सकता हूँ तो ये तो जाएगा
F1 और ये हो जाएगा, तो F1 K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, दूसरे का K Q1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स। इस केस से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया सर, Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो अंडर रूट Q1 बटा एक्स अंडर रूट Q2 अपॉन R माइनस एक्स। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे इसको सर, अंडर रूट Q1 R माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 मल्टीप्लाई एक्स। अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाई R माइनस अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 मल्टीप्लाई एक्स। इस x को यहाँ लेके जाओ तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट Q1 R इक्वल टू, अच्छा ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। x निकालना है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट Q1 R अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। तो ये हमारा क्वेश्चन का एक शॉर्टकट आ गया है, ठीक है। जब भी हमें कुछ करना हो तो हम ऐसे करेंगे। ये पहली बात। अब चेंज करते हैं सर, मान लो कि इसमें से एक नेगेटिव चार्ज है, चलो बस नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, इस सवाल में जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो आती है कि सर मान लो किसी एक का नेचर अलग हो जाए, मीन्स Q1 और Q2 में से किसी एक का नेचर अलग हो जाए, तो क्या होगा, Q1 Q2 में से किसी एक का नेचर अलग हो जाए तो क्या होगा, तो ठीक है वो देखते हैं। सर मान लेते हैं कि ये Q1 है और ये Q2 है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 और Q2 मान लेते हैं R। इसको मान लेता हूँ मैं A पॉइंट, इसको मान लेता हूँ B पॉइंट, इसको मान लेते हैं प्लस Q और इसको माइनस Q। क्लियर। अब वापस से वही सर, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो तीन कंडीशन है। हो सकता है वो पॉइंट इन दोनों को मीट करने वाली लाइन के बीचों बीच नहीं करो, मीन्स कहीं भी हो सकता है वो इस चार्ज के पास हो सकता है वो इस चार्ज के पास हो। तो मैंने एक कंडीशन तो ली C, एक कंडीशन ली D और एक कंडीशन ली E। तीनों की बात करते हैं ध्यान से। अगर मैंने कहा सर ये खुद पॉजिटिव चार्ज है तो समझना, ये पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स होगा, कहाँ लगेगा, तो ठीक है सर, ये फोर्स जो है F1 लग गया कहाँ, Q। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मतलब अट्रैक्टिव, मतलब Q2 Q को अपनी ओर खींचेगा, तो फोर्स कहाँ हो गया, Q2 की तरफ। तो ठीक है सर, पहली दूसरे इसकी बात करें, अगर ये चार्ज Q यहाँ आ जाए, ये पहली कंडीशन है, और ये दूसरी। अगर ये चार्ज Q यहाँ पे आ जाए तो ठीक है सर, ये वाला चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस पे, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, Q2 अप्लाई करेगा तो F2, Q1 अप्लाई करेगा तो Q1। अगर ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो क्योंकि रिपल्शन है बाहर होगा, तो सर F2 तो कहाँ हो गया, यहाँ पे F1 कहाँ हो गया। अब इस पर अगर मैंने कहा सर Q यहाँ पर है, तो बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, तो कहाँ जाएगा फोर्स, ड्यू टू 1। अगर मैंने कहा सर ये Q2 फोर्स अप्लाई आएगा Q पे, तो बिकॉज ये Q2 नेगेटिव है Q पॉजिटिव है, तो फोर्स कहाँ जाएगा, टुवर्ड टू Q2 मीन्स Q2 की तरफ। अब तीन कंडीशन होगी, इन तीनों में कौन सी पॉसिबल है, तो सर पहली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इक्विलिब्रियम के लिए जो दो फोर्स लग रहे हैं, मीन्स जो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनका अपोजिट होना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तो एक डायरेक्शन में है तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। यहाँ की बात करते हैं तो ये भी पॉसिबल हो, ये भी। अच्छा, इनमें से एक कंडीशन नहीं है, मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ
कि सर अगर दोनों अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स Q1 और Q2 की वैल्यू सेम ना हो, सेम है तो दोनों पॉसिबल है, ठीक, लेकिन अगर दोनों सेम ना हो मीन्स अगर मैं कहता हूँ सर Q1 ग्रेटर Q2 हो सकता है या Q1 लेस Q2 हो सकता है, तब कौन सा पॉसिबल है? तो याद रखिएगा जिसका अमाउंट कम होगा मीन्स जो चार्ज छोटा होगा इक्विलिब्रियम उसी के पास आएगा, जो चार्ज छोटा होगा इक्विलिब्रियम उसी चार्ज के पास आएगा। सर रीजन की बात करके समझना। एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि सर मान लेता हूं कि ये एक चार्ज Q1 को मान लेता हूं 9e और इसको मान लेता हूं मैं -e, ठीक। अब ये बात तो पक्की है कि सर बीच में उस चार्ज का आना पॉसिबल नहीं है, मीन्स इक्विलिब्रियम के लिए उस चार्ज का बीच में आना पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि अगर मैंने कहा वो चार्ज यहाँ आ गया तो ये करेगा रिपल्शन, ये करेगा अट्रैक्शन, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ गए तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा सर अगर एक कंडीशन हमारी कैंसिल होगी, दूसरा सर मान लेते हैं कि वो चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब सर ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है x, इसकी बात करते हैं तो ये चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा रिपल्सिव, ये करेगा अट्रैक्टिव, मींस ये करेगा रिपल्स प्रतिकर्षित करेगा, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो ये इसको आकर्षित करेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? सर रीजन अगर मैंने कहा सर ये F1 है और ये F2 है तो F1 वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू F2। सर रीजन इस F की बात करते हैं तो आप लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा दोनों की बात करते हैं, F1 की बात करते हैं और F2 की बात करते हैं, तो सर K Q1 Q2 अपॉन R², ये तो सेम ही रहेगा ना, क्या दिक्कत है? इसको लिखिएगा, इसको लिखते हैं F1, तो F1 क्या हो जाएगा सर K 9e Q, इसको मान लेता हूँ मैं x, तो क्या हो गया, क्यों ये फोर्स की डिस्टेंस है वो है बिटवीन Q1 Q2। जब बात करते हैं F2 की तो K Q E और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की, इस -e से Q तक की, तो R प्लस x का, जैसे कि मैंने कहा F1 ज़्यादा है, रीजन देखो दोनों में Q कॉमन है, दोनों में E कॉमन है, मतलब यहाँ 9 है, तो पहली बात तो ये फोर्स जो है इससे 9 मल्टीपल ज़्यादा हो गया। दूसरा यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ तो है R प्लस x, मतलब और यहाँ है x, तो यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स क्या हो गया, जबकि यहाँ डिस्टेंस कम है तो फोर्स और बढ़ गया। तो क्या पॉसिबल है कि दोनों बराबर हो? क्या ये पॉसिबल है कि दोनों बराबर हो? रीजन पहले Q बढ़ गया तो R कम हो गया, 1 बढ़ गया मीन्स फोर्स बढ़ गया, डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ गया, लेकिन यहाँ तो चार्ज भी कम है तो फोर्स कम हो गया और डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स और कम हो गया। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? नहीं है। तो बच कौन सी गई, ये वाली। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की और दोनों चार्ज एक ही लाइन पर रखे हैं तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो उस चार्ज के पास आएगी जो चार्ज छोटा है। अब आ गया हो तो ठीक है सर, वापस से भाई अगर मैंने कहा सर Q1 ये कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, इस जगह पे, और मैंने कहा सर ये कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। मैं ले रहा हूँ कि सर Q1 की वैल्यू Q2 से कम है, Q2 से कम है, मीन्स जो इक्विलिब्रियम आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये और ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में। तो ठीक है सर, F की बात करते हैं तो जो F1 है इसको मैं F1 कह रहा हूँ, ये F1 कर रहा हूँ, तो K Q1 Q और डिस्टेंस कितनी मालूम है, इसको x मालूम है यहाँ से यहाँ तक, तो ये x²। F2 की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये r और ये x, तो F2 क्या हो जाएगा K Q2 Q अपॉन R प्लस x का, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए ना, तभी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो K Q1 Q अपॉन x², K Q2 Q अपॉन R प्लस x का,
इस k से k कैंसिल हो गया और q से q क्या लेंगे आप स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट q1 अपॉन x अंडर रूट q2 अपॉन r प्लस x, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे, तो अंडर रूट q1 मल्टीप्लाई r अंडर रूट q1 मल्टीप्लाई r प्लस अंडर रूट q1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू अंडर रूट q2 मल्टीप्लाई x, मुझे क्या निकालना है x, इसको यहाँ ले आओ, तो सर अंडर रूट q1 मल्टीप्लाई r अंडर रूट q2 मल्टीप्लाई x माइनस अंडर रूट q1 मल्टीप्लाई x, कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा अंदर सर रूट q2 माइनस रूट q1, मुझे x चाहिए ना, तो ये नीचे आएगा, तो रूट q1 मल्टीप्लाई r, x क्या हो जाएगा रूट q1 मल्टीप्लाई r अपॉन रूट q2 माइनस रूट, तो ये इसके लिए होगी शॉर्ट ट्रिक, कब जबकि दोनों चार्जेस के नीचे क्या है अलग अलग, तो हम टोटली छोटी सी बात कह सकते हैं शॉर्ट में, और वो क्या इस अगर दो चार्जेस हैं और दोनों चार्ज एक लाइन पे हैं, तो एक तीसरा चार्ज वहां पर अगर आ गया देन इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, कब पहला अगर q1 और q2 लाइट नेचर के हैं, तो x की बात करें तो x क्या हो जाएगा सर रूट q1 r अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2, और अगर दोनों चार्ज मीन्स q1 एंड q2 अनलाइक नेचर के हैं, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो x क्या हो जाएगा रूट q1 मल्टीप्लाई r अपॉन रूट q2 माइनस रूट q1, लेकिन ये कब आया है जब q2 की वैल्यू q1 से ज्यादा है, q2 की वैल्यू q1 से ज्यादा है, मीन्स पोजीशन कौन सी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां आई है जहां पे अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या है कम है, क्लियर है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं टॉपिक के ऊपर, तरीका हमने सीख लिया, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। टू चार्जेस q1 एंड q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, ठीक है सर, ये तो है q1 और ये है q2 और डिस्टेंस कितनी है r, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज q3 बी प्लेस्ड सच दैट q3 इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब नेट फोर्स ऑन q3 क्या हो जाएगा जीरो होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन q3 मस्ट बी जीरो। अब तो ठीक है सर, पहले हम बात करते हैं वैल्यू की, तो पहली कंडीशन मैंने आपसे कही कि सर q1 की वैल्यू है 9e और q2 की वैल्यू है 4e, दोनों क्या हैं सेम नेचर के चार्ज हैं, मींस बोथ चार्जेस आर लाइक नेचर, अगर सेम नेचर के हैं देन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी दोनों चार्जेस को मीट करने वाली किसी लाइन पर और उनके ही बीच में, मींस पोजीशन ऑफ q3 बिटवीन q1 एंड q2, चलो ठीक है। अब यहाँ इशू नहीं है कि q3 के पास होना चाहिए, मीन्स स्मॉल चार्ज के पास होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो सर ठीक है, मान लेते हैं ये q3 है और ये डिस्टेंस x है और ये r माइनस x है, पहले हम करेंगे लॉन्ग ट्रिक से, फिर हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। डिस्टेंस r कितनी है इसमें, अच्छा ठीक है, अच्छा डिस्टेंस हुआ है तो करें पहली कंडीशन, तो ठीक है सर, अगर हमने कहा सर ये q1 है और ये q2 है और बीच में एक थर्ड चार्ज है q3, इसको अगर मैं x मानता हूं तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स, ये q1 फोर्स अप्लाई करेगा q3 पे, तो F1 q2 अप्लाई करेगा ऑन q3 F2, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स विल बी जीरो, मीन्स टोटल फोर्स क्या होना चाहिए F1 इक्वल टू F2, इस F1 की बात करते हैं तो K q1 q3
अपॉन एक्स स्क्वायर, के Q2 Q3 अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर, के बाय के कैंसिल, Q3 बाय Q3 क्या लेंगे स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट Q2 अपॉन आर माइनस एक्स। अच्छा Q1 कितना है 9e, वैल्यू पुट करो तो रूट 9e अपॉन एक्स और यहाँ आएगा रूट 4e अपॉन आर माइनस एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 अंडर रूट e अपॉन एक्स और 2 अंडर रूट e अपॉन आर माइनस एक्स। इस रूट ई से रूट ई कैंसिल, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई आर 3r, 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x, x मल्टीप्लाई 2 2x, इसको यहाँ भेज दो तो 3r इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x। मुझे क्या निकालना है x, तो x क्या हो जाएगा 3/5r। मीन्स जो Q3 है वो क्या हो जाएगा इस Q1 से 3/5r डिस्टेंस पे होगा। अगर मान लेता हूँ सर R20 मान लेता हूँ, मैं 20 मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा सर 3/5 मल्टीप्लाई 20 तो 4 और ये 12। मीन्स Q3 be placed at 12 centimeter, Q3 charge will be placed at 12 centimeter from Q1। और Q2 की बात करता है ये 20 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा at 8 cm डिस्टेंस। क्लियर, तो ये हमारा ही हो गया। अब नोट कर लीजिए बात, फिर चलते हैं आगे। अब चेंज करते हैं कंडीशन नंबर। अच्छा सर उसको फॉर्मूले से निकालो, जो फॉर्मूला बताया था आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करो तो ठीक है। क्या था फॉर्मूला फॉर सेम चार्जेस के लिए भी सेम नेचर के लिए, x इक्वल टू रूट Q1 r अपॉन रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। अच्छा Q1 क्या लेंगे आप 9e, तो क्या हो जाएगा सर रूट 9e r अपॉन में रूट 9e प्लस रूट 4e, 3 अंडर रूट e r अपॉन 3 अंडर रूट e प्लस 2 अंडर रूट e, रूट e से रूट e कैंसिल तो 3r और 3 और 2 क्या हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/5r। किस चार्ज से Q1 से, रीजन हमने x कहाँ से लिया था Q1 से। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट लेते हैं, शॉर्टकट से हो गया, लॉन्ग कट से हो गया, मीन्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड भी हो गया एंड अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन क्लास से कहें कि नीट आईआईटी के लिए हो गया। अब आगे की बात, सर मान लेते हैं कि सर एक चार्ज नेगेटिव में है, मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ठीक है शॉर्टकट से बाद में करेंगे पर लॉन्ग कट से करते हैं। अब वही बात हमने क्या कहा था सर, if both charges are unlike nature then equilibrium point और न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम बोल दो या न्यूट्रल बोल दो, न्यूट्रल पॉइंट will be closed टू स्मॉल चार्ज। मीन्स न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी कम होगी। क्लियर, चलो उसकी बात करते हैं। तो ठीक है सर ये चार्ज छोटा है, मीन्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा इस जगह कहीं पे होगा। अच्छा मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x है और ये r ऑलरेडी है। अच्छा यहाँ की बात करें तो सर ये Q3 यहाँ सेट किया, यहाँ ये नेगेटिव है। अच्छा Q1 अप्लाई फोर्स ऑन Q3 तो कहाँ दूर अप्लाई होगा, Q2 अप्लाई ऑन Q3 तो बिकॉज एट्रैक्टिव है तो किस तरफ जाएगा Q2 की तरफ। उसे क्या लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए F2।
अच्छा F1 की बात करते हैं तो जो पहला चार्ज है वो तो यहाँ पर है, इसको मैं कहता हूँ A, इसे कहता हूँ B, इसे C, और दूसरा चार्ज कहाँ पर है, C पर है। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक जाएगी, A से C, तो K Q1 Q3 अपॉन R प्लस x का क्लियर। जब F2 की बात करते हैं तो हम लेते हैं ये डिस्टेंस, क्यों, ये तो है फर्स्ट चार्ज और ये है सेकंड चार्ज, तो क्या लिखेंगे K Q2 Q3, क्या लिखेंगे K Q2 Q3 और नीचे क्या हो गया x²। इस K से K कैंसिल हो गया, Q3 से Q3 क्या लेंगे स्क्वायर रूट, नीचे लेना आप लोग, तो रूट Q1 नीचे क्या हो जाएगा R प्लस x और यहाँ पे रूट Q2 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू, तो सर ठीक है, अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू अंडर रूट Q2 मल्टीप्लाई x, सॉल्व करो इसको यहाँ ले आओ, तो अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाई x माइनस अंडर रूट Q2x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट Q2r, यहाँ से x कॉमन आएगा, अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2 अंडर रूट Q2r, तो x क्या हो जाएगा अंडर रूट Q2r अपॉन रूट Q1 माइनस रूट, क्लियर। ये सारी बात हो गई। अब अगर Q2 की बात करें तो Q2 कितना है 4, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो 4 का 2 E से E कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा Q1 है 9 3 माइनस 4 का है 2 और ये R, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, शॉर्टकट है से ये फॉर्मूला था। अच्छा जब ऊपर Q2 आ रहा है ना, अगर अनलाइट नेचर है तो ऊपर चार्ज वो आएगा जो छोटा वाला है, मींस स्मॉल चार्ज है, क्लियर है, सुनो बात समझने की मैंने आपसे कहा। अब इसका क्या और करते हैं, क्या सर इस क्वेश्चन में एक बात और पूछ सकता है आपसे, और वो क्या पूछेगा कि बताओ Q3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज मींस Q3 फॉर विच दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। आपने कहा सर न्यूट्रल पॉइंट से निकाल लिया, लेकिन उस Q3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर Q3 वैल्यू बढ़ जाए तो और कम हो जाए तो अब निकालनी है वैल्यू ऑफ Q3, वो समझो। हम बात कर रहे हैं लाइट नेचर्स की, क्लियर, हम बात करते हैं लाइट नेचर्स की, तो ठीक है सर, ये 9e लिया, ये प्लस 4e लिया, यहाँ Q3 लिया, इसकी बात करते हैं तो ये डिस्टेंस थी r और ये थी 3/5r, चेक कीजिए ये करवाएंगे। उसके आगे बात करें तो अगर एक इक्विलिब्रियम है तो जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे अप्लाई होना चाहिए। इस अगर मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम है तो जितना फोर्स इन दोनों अप्लाई हो उतना ही फोर्स इस पे भी अप्लाई हो, क्लियर। तो क्या कहेंगे सर, इसको मैं कहता हूँ F1, इसे कहता हूँ F2, तो सर K Q1 Q2 अपॉन R², K Q1 Q2, सॉरी यहाँ पे आएगा R² और ये डिस्टेंस कितनी है बीच में 3/5r²। अच्छा यहाँ पे K टू K कैंसिल, 9e टू 9e कैंसिल, ये R से R² कैंसिल, तो क्या बचा 4e अपॉन 1, यहाँ Q3 मल्टीप्लाई e, यहाँ क्या बचा 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 5 का 25 मल्टीप्लाई करो तो Q3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4e मल्टीप्लाई 9 अपॉन 25, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 9 36 अपॉन 25। Then for equilibrium the value of Q3 should be 36 upon 25e. Note please.